ओके सो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम पे हमें बारी बारी हार्मोन्स की बात करनी है। एक टारगेट हमने जो ग्रोथ हार्मोन था वो कवर कर लिया। अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, गोनेडोट्रोपिन। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि होता यूँ है कि जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराता है। ठीक है, ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराता है, ये गोनेडोट्रोपिन आपको भी पता है दो तरह की हैं, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स के अंदर क्या करता है, और फिर हम बात करते हैं मेल्स के अंदर क्या करता है। फीमेल्स के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही पता है कि फॉलिकल की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। ठीक है, और अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो ये फीमेल्स में ओव्यूलेशन कराता है। ओव्यूलेशन क्या है कि ओवरी के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, तो एक फॉलिकल जो है वो बहुत सारी डेवलप होना शुरू होती है, लेकिन एक उनमें से फुल्ली मेच्योर होती है और मेच्योर होने के बाद जब वो एग में कन्वर्ट हो जाती है तो वो उस साइड यहाँ से ये रप्चर होती है मेम्ब्रेन और निकल के बाहर आता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसमें वो साइड जो है, ओवम जो है वो ओवरी से बाहर आता है, और ये तब होता है जब एलएच का बहुत ज़्यादा सर्ज हो। ठीक है, सो एलएच जो है वो ओव्यूलेशन कराने में इंपॉर्टेंट है। ये हमने किसकी बात कर ली, मेल फीमेल्स की बात कर ली। तो मेल्स के अंदर इनका क्या रोल है, मेल के अंदर ये रोल है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को यानी स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स के अंदर क्या करता है, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन कराता है। अब अगर हमने दो चीज़ें पढ़नी है, पहले मैं आपके साथ बात करूंगी कि हमने गोनेडोट्रोपिन्स कब देने हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन्स कब देने हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट भी दे सकते हैं, एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं, और इसी तरह हम गोनेडोट्रोपिन्स भी दे भी सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक पेशेंट को गोनेडोट्रोपिन एगनिस्ट दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, क्या मसले हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेल्स जो है वो इनफर्टाइल होगा, ठीक है, मेल क्या होगा, इनफर्टाइल होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर क्या कम है, टेस्टोस्टेरॉन वगैरह कम है, या फिर शायद फॉलिकल एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी है। सो दैट्स वाई इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन स्टिमुलेट ही नहीं हो रही। तो मेल अगर इनफर्टाइल होगा तो उस टाइम हम गोनेडोट्रोपिन एगनिस्ट या गोनेडोट्रोपिन बाहर से दे सकते हैं, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इनके एनालॉग्स होंगे सेम एज, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है, ओव्यूलेशन करना। तो अगर कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर ना ये जो ओव्यूलेशन है ये नॉर्मल होती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती, तो एन ओव्यूलेशन में, ठीक है, जब एन ओव्यूलेशन हो यानी ओव्यूलेशन हो नहीं रही या एबनॉर्मल है, तो उसको रेगुलर करने के लिए भी हम ये गोनेडोट्रोपिन्स बाहर से देते हैं। समझ आ रही है, गोनेडोट्रोपिन के जो फंक्शन है मेल और फीमेल में, उनको ट्रीट करने के लिए अगर वो बॉडी में कम है तो हम गोनेडोट्रोपिन बाहर से दे सकते हैं। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं फीमेल्स के अंदर कि फीमेल्स के अंदर हमने जब गोनेडोट्रोपिन बाहर से देने हैं तो इसके ऊपर से थोड़ा फोकस किया हुआ है कि फीमेल्स के अंदर जब हम गोनेडोट्रोपिन बाहर से देंगे यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो हम क्या करा सकते हैं, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करा सकते हैं। अगर उसमें ए ओव्यूलेशन थी, एन ओव्यूलेशन थी, यानी ओव्यूलेशन जो है वो नॉर्मल थी, तो हम क्या कर सकते हैं, ओव्यूलेशन की इंडक्शन करा सकते हैं बड़े रेगुलेटेड वे में। लेकिन वो ये कह रहा है बुक में कि ये जो ओव्यूलेशन इंडक्शन का प्रोसेस है ये दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, और इसको बहुत क्लियरली मॉनिटर करना चाहिए। आप जब जिस पेशेंट के अंदर ये कर रहे हैं उसको आपने रूटीनली उसको एग्जामिन करना है, मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि दो रिस्क होते हैं। या तो ये कि जब आप बाहर से गोनेडोट्रोपिन देते हो तो हो सकता है एंडोजीनियस गोनेडोट्रोपिन भी रिलीज हो रहे हों और उन्होंने ओव्यूलेशन करा दी हो, और आपने बाहर से जब गोनेडोट्रोपिन दिए, इन्होंने जाके ओवरी पे एक्ट किया और इन्होंने भी ओव्यूलेशन करा दी, तो 2 एग्स आ सकते हैं या 3 भी आ सकते हैं, और उनकी अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी और फिर उन सबको टर्मिनेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमारे पास क्या रिस्क है कि शायद ये ना हो जाए कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज डेवलप हो जाए। ठीक है, या दूसरी बात हमारे पास ये हो सकता है, नुकसान इसका, दूसरा मसला हमारे पास ये हो सकता है कि ओवी जो है उसके ऊपर जब ये ज़्यादा से एक्ट करेंगे तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है। इस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में क्या होगा कि एक तो ओवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगी, दूसरी बात है वहाँ पे एसाइटीज़ डेवलप होंगी, यानी पानी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा कैविटीज़ में अंदर। जब पानी ज़्यादा इधर आ जाएगा तो प्लाज्मा कम हो जाएगा, हाइपोवोलीमिया हो सकता है और शॉक की कंडीशंस हो सकती हैं। सो ये रिस्क हैं इंडक्शन के, जिसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और इसको बड़ा क्लीजली मॉनिटर करना पड़ता है। और इसको मॉनिटर करने के अलावा वो कहता है कि ये आपने जो ओव्यूलेशन इंड्यूस करानी है ना, ओव्यूलेशन इंडक्शन, ये 3 स्टेप्स में होती है। ठीक है, क्या होती है, ये 3 स्टेप्स में होती है। अब वो 3 स्टेप्स ये हैं कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इस पेशेंट को
इस पेशेंट का जो एंडोजीनियस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, उसको इनहिबिट कर देना है। सो हमने क्या करना है, इनहिबिट करना है एंडोजीनियस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये एंडोजीनियस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, इसको इनहिबिट कर सकते हैं हम एगनिस्ट दे के भी और एंटागनिस्ट दे के भी। अब एंटागनिस्ट से तो बात समझ आ रही है कि एंटागनिस्ट जाके इसको ब्लॉक करेगा, एगनिस्ट इसकी सिंथेसिस को कैसे ब्लॉक करेगा ये मैं आपको समझाती हूँ। सो पहला काम हमारा ये होगा कि हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देंगे ताकि एंडोजीनियसली गोनेडोट्रोपिन ना बने। जाहिर है जब एंडोजीनियसली गोनेडोट्रोपिन नहीं बनेगा तो फॉलिकल भी नहीं बनेगा, ल्यूटिनाइजिंग भी नहीं बनेगा, और हम यही चाहते हैं कि अंदर से कुछ ना बने, क्योंकि अंदर से जो बन रहा है वो एबनॉर्मल बन रहा है, इसलिए जो पेशेंट है उसकी एबनॉर्मल एविलेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़े रेगुलेटेड वे में खुद देंगे। तो पहले हमने गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग को ब्लॉक कर दिया। अब दूसरा स्टेप ये है हमारे पास कि हम उसको इंजेक्शन देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बड़े वेल मैनर रेगुलेटेड वे में, ताकि हम क्या करा सकें, फॉलिकल की डेवलपमेंट करा सकें। सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एनालॉग का इंजेक्शन देंगे ताकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। अब प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, फिर उसी टाइम पीरियड पे थर्ड काम हम ये करते हैं कि एक प्रॉपर वे में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखता है कि फॉलिकल डेवलप हो चुकी हुई और वो उसकी क्या कॉज करा देता है, ओव्यूलेशन। सो दैट्स वाई इस तरह से हमने ओव्यूलेशन को रेगुलर कर लिया, प्रॉपर टाइम पे फॉलिकल दिया, प्रॉपर टाइम पे ल्यूटिनाइजिंग दिया और प्रॉपर टाइम पे ओव्यूलेशन हो गई। यही तो हम चाहते थे, क्योंकि उसकी ओव्यूलेशन क्या हुई हुई थी, एबनॉर्मल हुई हुई थी। तो एक ये हमारे पास मेथड है जो हम यूज़ करते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा जो है वो कहता है गोनेडोट्रोपिन, ये जो है ये बहुत तरह के अवेलेबल हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग है, इनके एनालॉग्स हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एगनिस्ट है, एंटागनिस्ट वगैरह मौजूद हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके तीन जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। कहता है हमारे पास सबसे पहले इसका जो फॉर्म आ जाती है वो है मेनोट्रोपिन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, मेनोट्रोपिन। ये जो मेनोट्रोपिन है ये फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक मिक्सचर है, और इसको हमने पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन के यूरिन से हासिल किया। अब जाहिर है जो पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो नहीं चल रहा, और पिट्यूटरी से बहुत ज़्यादा फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग बन रहा है, और फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग को इनहिबिट करने के लिए ओवरी से आगे क्या बनता होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वगैरह। लेकिन क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल है तो ये एक्टिविटी नहीं हो रही, तो ये प्रोड्यूस हो रहा है और यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है। सो दैट्स वाई इसको हम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के यूरिन से हासिल कर सकते हैं। और ये जब हम पेशेंट को देंगे तो वो मिक्स एक्टिविटीज़ शो करेगा। आप कौन से पेशेंट्स को देंगे, एक हमने बात कर ली कि किसको दे सकते हैं, जिसके अंदर ओव्यूलेशन एबनॉर्मल हो। दूसरी बात है हम ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं, ऐसे मेल्स को दे सकते हैं जिनके अंदर क्या हो, इनफर्टैलिटी हो। ठीक है जी, इनफर्टैलिटी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में हम इसको देते हैं, हम आगे भी देखेंगे, कैंसर कंडीशंस में भी। दूसरा वाला हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती हैं, दूसरी हमारे पास आती हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसके एनालॉग्स। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसके एनालॉग्स। कहते हैं अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसके एनालॉग्स है ना, ये भी फर्दर 3 फॉर्म्स में हमें अवेलेबल हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स में हमारे पास हैं, या तो यूरो फॉलीट्रोपिन होगा, या फॉलीट्रोपिन अल्फा, या फॉलीट्रोपिन बीटा। सो ये क्या होगा, यूरो फॉलीट्रोपिन या फॉलीट्रोपिन अल्फा या फॉलीट्रोपिन बीटा। ठीक है, अब ये जो है ये शुगर की पोजीशन पे कहते हैं बेस करते हुए एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और ये जो यूरो फॉलीट्रोपिन है इसको हम यूरिन से हासिल करते हैं, इसीलिए हमने इसके नाम के स्टार्ट में आ रहा है यूरो। ठीक है जी, थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के भी एनालॉग है। तो अब शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं भी रिवीजन करा देती हूँ। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इसके एनालॉग्स हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं, और उनके अंदर एक आ जाता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो कि प्लेसेंटा में बनता है, प्रेगनेंसी को, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये स्ट्रक्चरली बहुत सिमिलर होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। तो अगर हम पेशेंट को ये भी दे दें तो वही काम करेगा जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। उसके अलावा ल्यूट्रोपिन जो है ये भी सेम जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एनालॉग है और सेम काम करता है। तो हमने अभी तक बात की कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने स्पेसिफिकली फीमेल्स में यूज़ किया वो यूज़ किया हमने ओव्यूलेशन के लिए। सो दैट्स वाई हमने ओव्यूलेशन के स्टेप्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने कहा या तो हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर होगा जिसे हम मीनोट्रोपिन कहते हैं, या सिर्फ ये होगी और इसके एनालॉग्स होंगे, या सिर्फ ये और इसके एनालॉग होंगे, और इसके एनालॉग में आपने ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन को याद रखना है। अब सेकेंड चीज़ हमारे पास आ जाती है, कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि आगे सब कुछ करवा रहा था। तो हम ये कर सकते हैं कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको भी एंटागनाइज या एगनाइज कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या है कि ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, वहाँ से गोनेडोट्रोपिन बनते हैं, और गोनेडोट्रोपिन से आगे क्या बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो जो काम करते हैं हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि ये एक पल्सटाइल वे में रिलीज होता है, पल्सटाइल वे में
रिलीज़ होता है, इसके जो लेवल्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और फिर जो है वो ट्रफ पे चला जाता है, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट और फिर ट्रफ। इस तरह से ये पल्सेटाइल मैनर में रिलीज़ होता है। इसलिए हमने जो ड्रग्स देनी है वो भी पल्सेटाइल मैनर्स में देनी है अगर हम इसके एक्शन को एगनाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर एंटागनाइज करेंगे तो वो किस तरह से होगा। अब हमने क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करना चाहते हैं ना। नहीं समझ आ रही तो भी यहाँ पे समझो, इसको इनहिबिट किया जा सकता है एगनिस्ट दे के भी और इसको इनहिबिट किया जा सकता है एंटागनिस्ट दे के भी। अब एंटागनिस्ट का तो पता है कि एंटागनिस्ट इसको जाके एंटागनाइज कर देगा। एगनिस्ट देने से कैसे इनहिबिट हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। एगनिस्ट देने से इसलिए इनहिबिट हो रहा है कि नॉर्मली हम इसको कैसे देते हैं, पल्सेटाइल मैनर में, ठीक है। लेकिन अगर एक पेशेंट है और उसको हमने कंटिन्यूसली ये देना शुरू कर दिया, क्या किया, कंटिन्यूसली क्या देना शुरू कर दिया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट देना शुरू कर दिया। तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एगनिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये जाके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे, फिर स्टिमुलेट करेगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज होंगे, फिर करेगा तो गोनाडोट्रोपिन बार बार जब करेगा, इतनी ज्यादा दफा करेगा और कंटिन्यूसली करी जाएगा तो जाहिर सी बात है ये जो रिसेप्टर्स होंगे ये सेंसिटाइज हो जाएंगे और ये इसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देंगे। तो डायरेक्टली पहले ये कंडीशंस को बढ़ाता है, लेवल्स को बढ़ाता है और इसी लेवल के बढ़ाने को हम फ्लेयर अप रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद क्योंकि कंटिन्यूसली आ रहा है, बीच में ब्रेक तो ले नहीं रहा, तो ये रिसेप्टर जो है वो सेंसिटाइज हो जाते हैं और सेंसिटाइज होकर वो इसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं और आगे से वो गोनाडोट्रोपिन की प्रोडक्शन को खत्म कर देते हैं। सो गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस अब नहीं होगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फर्दर आगे गोनाडोट्रोपिन प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो यूं इसने इसके एक्शन को ब्लॉक किया ना, पहले एगनाइज किया लेकिन साथ ही साथ उसी एगनिज्म की वजह से वो उससे मिलता जुलता था, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन की वजह से डीसेंसिटाइजेशन कर दी, रिसेप्टर जो है वो सेंसिटाइज हो गए और वो डाउन रेगुलेट हो गए और फर्दर अब गोनाडोट्रोपिन नहीं बनेगा, ठीक है जी। तो ये बात थी जो हमें समझनी थी। दूसरी बात ये है कि हम डायरेक्ट एंटागनिस्ट भी दे सकते हैं और डायरेक्ट एंटागनिस्ट देने से ये होगा कि शुरू में जो कंडीशन एग्जिवेट हुई ना, कंडीशन वर्सन हुई, जो फ्लेयर अप रिएक्शन हुआ, ये हमारे पास फ्लेयर अप रिएक्शन नहीं होगा और हमें हमारा डायरेक्ट टारगेट जो कि हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल कर सकेंगे, ठीक है। अब ये जो एंटागनिस्ट है इसके अंदर कहता है कि कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, इनके एंड पे रेलेक्स आएगा, ठीक है। इनके एंड पे क्या आएगा, रेलेक्स आएगा। जैसे उसने बुक में बताया हुआ है कि इसके पास आता है हमारे पास जेनी रेलेक्स, सिट्रो रेलेक्स, ठीक है। जेनी रेलेक्स, सिट्रो रेलेक्स हो गया, डीगा रेलेक्स हो गया। ये एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में यूज किया जाता है और ये डायरेक्टली क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देते हैं, जबकि ये इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करके उसको डाउन रेगुलेट करके ब्लॉक कर देते हैं। अब इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको हमने पढ़ा था ना कि शुरू में हमने ये इसको क्या करना है, ब्लॉक करना है, तो इसलिए हम इनको यूज कर सकते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन के मेथड में, ठीक है। ओव्यूलेशन इंडक्शन के मेथड में एगनिस्ट और एंटागनिस्ट दोनों देने से नेट इफेक्ट ये आ रहा है कि इसके इफेक्ट खत्म हो रहे हैं, ठीक है। बस इसमें शुरू में थोड़ा फ्लेयर अप रिएक्शन आता है और उसमें नहीं होता। उसके अलावा गायनेकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स हैं तो इनमें यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एंडोमेट्रोसिस है तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा मेल्स के अंदर कहता है प्रोस्टेट कैंसर में इसको यूज किया जाता है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया में भी और ट्रांसजेंडर रिलेटेड इश्यूज में भी हम इसको यूज करते हैं। और प्यूबर्टी किसी में बहुत जल्दी आ गई है तो भी हम इनके लेवल्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि प्यूबर्टी का जो ऑनसेट है वो थोड़ा डिले हो। अब एगनिस्ट के अंदर कौन सी ड्रग्स आती हैं, एंटागनिस्ट के एंड पे तो क्या आएगा, रेलिक्स आएगा और एगनिस्ट जो है इनके एंड पे रेलिन आएगा, ठीक है। रेलिन आएगा। कौन सी ड्रग आती है इसमें, गूज रेलिन, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इसके अंदर आती है हिस्टरेलिन और नाफारेलिन और इस तरह की जो है वो ड्रग्स आती है। उसके अलावा इसके अंदर सबसे पुरानी ड्रग जो है वो लियोप्रोलाइड है और वो पुरानी ड्रग है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग एगनिस्ट एंटागनिस्ट वगैरह पढ़ा दिए हैं। अब बुक के अंदर जो नेक्स्ट चीज़ डिस्कस की हुई है वो प्रोलैक्टिन के बारे में की हुई है और वो भी बड़ी आसान सी ही है और कन्फ्यूज़ तो नहीं हुए, उसको मैंने दोनों बुक से बताया, ठीक है। लिप्टन से भी और कैटजन से भी, वर्ड टू वर्ड कैटजन को ज़्यादा फॉलो किया। उसके बाद अब हमारे पास आ जाती है प्रोलैक्टिन की बात, ठीक है। प्रोलैक्टिन के बारे में क्या बात है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसने जाके क्या करना है, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना है, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने किसी भी तरह जो पेशेंट है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया का, ठीक है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है अगर किसी को, तो हम उसमें क्या करना चाह रहे हैं, प्रोलैक्टिन को इनहिबिटरी हार्मोन को स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं ताकि प्रोलैक्टिन ना बने, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि डोपामीन एगनिस्ट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, डोपामीन एगनिस्ट दे देते हैं और उनमें हमारे पास कौन सी स्पीशीज आ जाती हैं, ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह। ये डोपामीन एगनिस्ट जाके
पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के ऊपर D2 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ये पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और पीनियल ग्लैंड आगे से क्या बनाता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। सो हमारे पास जो पेशेंट को हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया था वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा, ठीक है जी। प्रोलैक्टिन लैक्टेशन में इन्वॉल्व होता है और एडिनोमास वगैरह अगर होंगे तो उसकी कंसंट्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे हम डोपामीन एगोनिस्ट देके पीनियल ग्लैंड के थ्रू प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन बना के क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सी ड्रग है हमारे पास, ब्रोमोक्रिप्टीन है, कार्बागोलिन है और परगोलाइड वगैरह आती हैं। सो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया 3 चीज़ों को। कौन सी 3 चीज़ें पढ़ी हमने जी, ग्रोथ हार्मोन पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन के एगनिस्ट भी पढ़े, एंटागनिस्ट भी पढ़े। एंटागनिस्ट में एगनिस्ट में हमने क्या पढ़ा था, सोमेटोट्रोपिन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोमेटोट्रोपिन्स पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था एक हमारे पास होती है मीकावर्सन, ठीक है, वो ड्रग हेल्प करती है। उसके बाद एंटागनिस्ट में हमने क्या पढ़ा था, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन के बाद हमने कहा था डोपामीन एगनिस्ट भी यूज़ हो सकते हैं और उसके अलावा पीवा गेंस्टन या पता नहीं क्या थी वो पढ़ी ड्रग, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ कौन सी पढ़ी, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की। डायरेक्टली जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एनालॉग्स भी हम दे सकते हैं, या फिर हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसके एगनिस्ट और एंटागनिस्ट यूज़ कर सकते हैं। एगनिस्ट के एंड पे रेलेक्स आता है और रेलन आता है और एंटागनिस्ट के एंड पे रेलेक्स आता है। और थर्ड चीज़ हमने पढ़ी है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए, इनहिबिटरी फैक्टर को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वो हम कर सकते हैं डोपामीन एगनिस्ट के थ्रू, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रोमोग्रिप्टीन कहते हैं, कार्बागोलिन कहते हैं या परगोलाइड वगैरह कहते हैं। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थायराइड हार्मोन और उनके फैक्ट्स और हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ाती हूँ।